नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं और थोड़ी देर के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी जो हलचल है वो तेज हो गई है। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं, तो इंडिया ब्लॉक ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और मतगणना 6 बजे शुरू होगी। तो आज यह फैसला हो जाएगा कि कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति बनेगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का पल्ला भारी नजर आ रहा है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करने के करीब जो है वो होती हुई दिख रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में संसद के सभी सदस्य सीक्रेट बैलेट में वोट डालेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें जब वो संसद भवन पहुंचे, उसकी सीधी लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये एक तरफा चुनाव है या फिर कांटे की टक्कर है? किसका दांव जो है वो चलने वाला है? सीधी तस्वीर संसद परिसर से आपके टीवी स्क्रीन पर। जैसा इंडिया डेली के सूत्रों ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मताधिकार का प्रयोग करते हुए जाते हुए आप देख सकते हैं, सामने लिखा भी है उपराष्ट्रपति का चुनाव 2025 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उनके पीछे आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह नजर आ रहे होंगे। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक सुबह 10 बजे वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने के लिए संसद भवन पहुंचे हैं। एक बात आपको बहुत ही स्पष्ट करता चलूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया होगी वो बैलेट बॉक्स के जरिए होगी, यानी जो मतदान होगा वो गुप्त मतदान होगा और इसमें ईवीएम का जो इस्तेमाल है वो नहीं होता। अब सवाल यह है कि देश को 50 दिन के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जगह कौन नया उपराष्ट्रपति जो है वो बनने जा रहा है। तो ये तस्वीरें संसद परिसर से, लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो संसद परिसर की सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जो है वो की जाएगी और उसके बाद 6 बजे से मतों की गिनती होगी और आज शाम को ही, देर शाम, ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन समीकरण कौन है, कौन उम्मीदवार है? आपके जहन में, आपके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा होगा। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये उनकी तस्वीर है। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुर में उनका जन्म हुआ था। एनडीए के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, संघ के बेहद करीब माने जाते हैं अगर हम बात करें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की। तो दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो है सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इनको कह सकते हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना के रंगारेड्डी में इनका जन्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके अलावा लोकायुक्त वो गोवा में रह चुके हैं। यह सबसे अहम बात है कि इन दोनों में से, और यही साउथ की पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार एनडीए के हैं सीपी राधाकृष्णन वो तमिलनाडु से आते हैं, तो दूसरी तरफ हम तस्वीरों में सुदर्शन रेड्डी को देख रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो आते हैं तेलंगाना से, यानी तेलुगु तमिल। अब एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की प्रोफाइल समझ लीजिए। 16 साल की उम्र में संघ से ये जुड़ गए थे, यानी उम्र जब इनकी 16 साल थी उसी समय संघ से सीपी राधाकृष्णन जो है वो जुड़ गए थे।
1996 में भाजपा तमिलनाडु के जो सचिव हैं वो बने रहे, यानी 1996 में वो भाजपा तमिलनाडु सचिव जो थे वो बने। तो ये बेहद अहम है ये जानना इनकी प्रोफाइल को। 1998 से 1999 की बात अगर हम करें तो कोयंबटूर से ये सांसद रहे हैं, यानी तमिलनाडु में कमल खिला। 2004 से 2007 में तमिलनाडु भाजपा के ये अध्यक्ष वहां पर यानी तमिलनाडु में ये बने रहे। 2016 से 2020 केयर बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे। बेहद साफ छवि है इनकी, हाई प्रोफाइल छवि है। 2020 से 2022 भाजपा के केरल के प्रभारी के तौर पर भी इनको बनाया गया था, यानी भाजपा के केरल के प्रभारी भी वो बने थे 2020 से 2022। 2023 का वो समय जब झारखंड के राज्यपाल के रूप में इनको शपथ दिलाई गई थी और ये झारखंड के राज्यपाल बने थे 2023 में। वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। 31 जुलाई 2024 की वो तारीख जब उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। अब आपको जो एनडी गठबंधन है उनकी प्रोफाइल हम बताते हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की। 1988 में आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में इन्होंने अपना काम जो है वो करना शुरू किया था। 1995 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। 1995 की वो बात है। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में रिटायर हुए, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर भी इन्होंने पद संभाला। मार्च 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने। और एक दिलचस्प आंकड़ा बता दूं आपको कि जब ये गोवा के लोकायुक्त बने थे तो उसके बाद बहुत विवाद हुआ था। कुछ महीनों के बाद सितंबर में व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। दरअसल उस समय जो विपक्ष में पार्टी थी कांग्रेस की, उसने बहुत ज्यादा हंगामा किया था। लेकिन अब एक विडंबना देखिए कि उसी कांग्रेस पार्टी ने बी सुदर्शन रेड्डी को यानी एनडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार चुना है। जब वो लोकायुक्त गोवा में हुआ करते थे तब उन्होंने विरोध किया था, लेकिन अब उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बेहद दिलचस्प है ये समीकरण। सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में आखिर कौन जीतेगा। अब हम आपको समीकरण समझाते हैं कि किसका पल्ला भारी है, कौन है, एनडी गठबंधन है या फिर इंडिया गठबंधन है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि किसका जो पल्ला है वो इस समय भारी जो है इस वोटिंग में नजर आ रहा होगा। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में किसके पास कितना बहुमत है, अब आप समझिए। बहुमत के लिए 391 का आंकड़ा चाहिए। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा में इनके पास 293, राज्यसभा में 130, यानी कुल मिलाकर अगर वोटिंग की काउंटिंग की जाए तो 423 जो वोट हैं शुरुआत में इनके पक्ष में नजर आ रहे हैं, यानी बहुमत से 31 वोट ज्यादा। अब इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी के पास आते हैं। इनके पास कितनी वोट है? लोकसभा में 234, राज्यसभा में 79, यानी कुल जो वोट है वो 313 है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो 391 है और बहुमत से 79 वोट जो है वो कम है इस समय अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो। यही वजह है कि जो एनडीए है शुरुआत में जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि जो प्रोफाइलिंग है, जो वोटों की संख्या है वो उनके पास बहुमत से ज्यादा है। बहुमत 391 है, 31 वोट ज्यादा है, कुल वोट 423 है जो शुरुआती आंकड़ा है। और अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो कुल वोट 313 है और बहुमत से 79 वोट जो हैं वो उनके पास कम है। और यही वजह जो है वो परेशान करने वाली है इंडिया गठबंधन को कि ठीक है, हमने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार तो नामांकित कर दिया, हमने उतार भी दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसमें वो बाजी मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज देर शाम तक मिल जाएंगे। वोटिंग जो है वो संसद परिसर में शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे जो है वो नतीजे आ जाएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। यश भारती जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपी के हैं।
डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी हैं। सीधे आपके पास आना चाहूंगा। अब सवाल यह है कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो एनडीए के पास है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, जिनमें एक पार्टी बीआरएस है, दूसरी पार्टी जो है वो अकाली दल है। वो किस तरफ जाएंगे, ये एक बड़ा मुझे लगता है कि सवाल जो है वो रहने वाला है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। सृष्टि, देखिए, बिल्कुल इस समय बीजेडी, वाईआरएस, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना, इन चारों पार्टियों ने बॉयकॉट किया है और ये इस कह सकते हैं वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए देखिए, क्योंकि गुप्त वोटिंग होती है और ऐसे में जो भी क्रॉस वोटिंग है वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, तो इसलिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके से वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी। लेकिन चूंकि व्हिप जारी नहीं होता है तो इस समय कोई भी सांसद किसी भी को भी अपनी पसंद के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर वोट दे सकते हैं। तो देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है। अभी कुछ मिनट पहले ही प्रधानमंत्री अंदर पहुंचे हैं और लगातार अब शाम के 5 बजे तक और जो भी सांसद हैं वो सब अब धीरे धीरे वोट देना शुरू करेंगे और 6 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो आज ही कह सकते हैं कि वोटिंग भी है और काउंटिंग भी है आशीष, और आज हमको हमारा 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। जी, 15वां हमें उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है दृष्टि की सबसे पहला जो अपना वोट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कास्ट करेंगे, और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जब वो संसद परिसर में पहुंचे थे और जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके साथ जितेंद्र सिंह, अब तो कंगना राउत को भी इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया। इसका मतलब ये मान के चला जाए कि 10:10 हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए, पहला वोट जो है वो नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके थे और वो डाल चुके हैं, और इसी तरीके से वरीयता के क्रम से हालांकि लिया जाता है वोटिंग को, लेकिन चूंकि सांसद बहुत ज़्यादा हैं और समय होता नहीं है, हर कोई वहां इतनी देर बैठ नहीं सकता, इसीलिए अब जो भी आते चले जाते हैं वो धीरे धीरे अपना वोट देते चले जाते हैं आशीष। और इसके लिए हम आपको बता दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि एक पेन जो है वो स्पेशल इंक जो है वो चुनाव आयोग देता है और उसी से साइन किया जाता है, क्योंकि पिछली बार 2016 में भी ऐसा हुआ था कि किसी सांसद ने अलग अपना पेन लेकर के वोट पे साइन कर दिया था और उनका वोट निरस्त हो गया था। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो अब से वोटिंग शुरू हो चुकी है, पहला वोट नरेंद्र मोदी दे चुके हैं और इसके बाद अब सांसदों का तांता लगा रहेगा और देखिए लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जहां भी पोस्टर बैलेट के द्वारा जिन पदों के लिए मतदान होता है उन पदों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एक स्पेशल जो पेन है वो मुहैया कराया जाता है, और कई बार इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी रही है, कई बार इंक को लेकर कंट्रोवर्सी रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत अमित जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जितेंद्र यादव जी नेता कांग्रेस पार्टी के और यश भारती जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मतदान से पहले क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देता हूं। Be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. तो आपने सुना एनडीए के उम्मीदवार को, उनका साफ तौर पे कहना है सीपी राधाकृष्णन का कि जीत होगी। नंबर गेम भी उन्हीं के पाले में है। जितेंद्र यादव जी से पहला सवाल ले लेता हूं क्योंकि एक बड़ी मशक्कत इन लोगों ने की और फाइट में नजर आ रहे हैं। लेकिन जितेंद्र यादव जी, एक सवाल मेरा है और देश भी जानना चाहती है, जिस बी सुदर्शन रेड्डी पर आप लोगों ने दांव लगाया जब वो गोवा के राज्य लोकायुक्त हुआ करते थे, तो उनका पहला विरोध भी आप ही लोगों की तरफ से किया गया था। जी, सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि सबसे पहले तो हम अपने महागठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी साहब को अग्रिम जीत की बधाई देते हैं। अब रही बात कि आपने जो प्रश्न किया, तो निश्चित तौर पे उस दौर में कुछ तार्किक बातें रही होगी, तो राजनीति में परिस्थिति के हिसाब से ये बातें रही होगी, किंतु आज परिस्थितियां बदली हुई है और इस बदली परिस्थिति में
निश्चित तौर पे जो इंडिया महागठबंधन के जो हमारे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं जो आंकड़े बन रहे हैं और जो सांसदों की अंतरात्मा की आवाजें हैं, उस आवाज के तहत कहीं ना कहीं वो आगे निकलते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे निश्चित तौर पे परिणाम रात्रि तक जो है उनके पक्ष में होगा और इंडिया गठबंधन के जो हमारे रेड्डी साहब हैं बतौर 15वें राष्ट्रपति के तौर पे वो शपथ लेते आपको नजर आएंगे। ठीक है, अनंत अमित जी, एक रिएक्शन आपका जितेंद्र यादव जी के बयान पर। जी 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 जी, देखिए बार बार आशीष जी अंतरात्मा की आवाज की बात आ रही है, तो मैं आज पहला डिबेट कर रहा हूं आपके साथ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धि इन तनु जान के सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देमुई हरहु कलेश विकार। देखिए अब ये आशीष जी औपचारिकता रह गई है इस चुनाव में। कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बता रहे हैं और ये औपचारिकता मात्र है, और हमारा एनडीए का ये शुरू से ये रहा था कि जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 11 वर्षों से, इससे पहले भी हमारी सरकारें रही थी, और 2017-2022 के बाद 2025 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हमारी प्राथमिकता में जो रही है। और बार बार जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी ने पूरे देश में घूमकर अंतरात्मा की आवाज की बात कही है, तो मैं अपने माध्यम से इंडी गठबंधन के लोगों को और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को भी ये कहना चाहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज की चिंता आप मत करिए। हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकार तमाम 146 करोड़ जनता की अंतरात्मा की आवाज को सुनती है और विकास का काम कर रही है। ये चुनाव सिर्फ औपचारिकता रह गया है, 6 बजे परिणाम आ जाएंगे और 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पे सीपी राधाकृष्णन का बनना तय है। ये देश की जनता भी जानती है इस औपचारिकता को, चूंकि लोकतंत्र में औपचारिकता भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सिर्फ औपचारिकता बस रह गई है, अब परिणाम का इंतजार करने का समय रह गया है। ठीक है, एक रिएक्शन इस पर दृष्टि से ले लेते हैं, फिर उन्हें फ्री करेंगे क्योंकि वो वोटिंग को कवर करने के लिए भी जाएंगी। दृष्टि, अभी आपने अनंत अमित जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ये महज औपचारिकता बस है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर इस समय एनडीए के पास हैं तो इसलिए यही माना जा रहा है कि औपचारिकता बस है। लेकिन देखिए क्रॉस वोटिंग के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, और इसी के लिए क्योंकि ये गुप्त वोटिंग होती है इसीलिए कोई भी सांसद किसी भी तरफ वोट दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा संशय है। और देखिए मैं आशीष, मैं आपको बता दूं कि सांसद सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, तो इन दोनों का नाम बीच में आ रहा है। हालांकि जबकि बीजेडी, वाईआरएस, शिरोमणि अकाली दल नहीं, ये बहिष्कार क्यों कर रहे हैं दृष्टि? ही बहिष्कार कर चुकी हैं। नहीं, ये बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है बहिष्कार करने की? देखिए इन लोगों ने ऐलान किया है, ये चाहते हैं कि हम इस उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी के समर्थन में या असमर्थन में नहीं आना चाहते, हम इससे अपने आप को अलग थलग करते हैं, ये कह करके इन लोगों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। जी, चुनाव से अलग करना और चुनाव का बहिष्कार करना दो अलग बातें हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, ये बहिष्कार है या फिर चुनाव से खुद को अलग करना है? जी फिलहाल उन्होंने बहिष्कार का ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दृष्टि आपका जुड़ने के लिए। यश भारती जी, एक टिप्पणी आपसे। आपने अनंत अमित जी की बात सुनी होगी, रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रंजन जी, बेहद स्वागत है आपका। रंजन जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, बिहार में इसी मुस्कुराहट के साथ कुछ खेला होगा, उस पर चर्चा भी कर लेंगे बाद में, लेकिन यश भारती जी से एक रिएक्शन ले लें। आशीष जी, देश की जनता को ये भी देखना चाहिए और विस्तार से आप बताना चाहिए, जैसे आप हर मसले को विस्तार से बता रहे हैं कि ये चुनाव बिना ईवीएम के हो रहा है, ये पोस्टल वोट से हो रहा है, ये ईवीएम का इसमें उपयोग नहीं हो रहा है। जिस ईवीएम के बड़े बड़े दावे चुनाव आयोग करता है, भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन करती है, ईवीएम में कहीं ना कहीं खामियां लगती हैं, सुटेबल नहीं लगती इस चुनाव के लिए, तो ईवीएम नहीं उपयोग हो रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करके बताना चाहिए कि जिस ईवीएम के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में दावे करती है चुनाव आयोग, वहां यहाँ पे क्यों उपयोग नहीं रहा? एक चीज। दूसरी चीज, क्या पहले वाले उपराष्ट्रपति जो थे जिनके त्यागपत्र से ये चुनाव हो रहा है, जनता को उनकी हालत नहीं बताना चाहिए? क्या वो इतने गए गुजरे हो गए? क्या उनका एक सरकार को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए? देश की जनता को पता चले कि भाई हमारे। अच्छा यश जी, ये बताइए ना कि ऑपोजिशन वाले हालचाल लेने गए कि नहीं गए?
आप तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी नाम था। आप लोग हालचाल लेने गए कि नहीं गए? मान लीजिए सरकार नहीं गई, आप गए? मुझे लगता है आशीष जी, भाजपा को इतनी तकलीफ नहीं हो रही जितना आपको भी एकदम से पूछने लगे कि मेरी बात भी पूरी नहीं होने देना चाह रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी तकलीफ की बात नहीं है। जगदीप धनखड़ जी को मैं इसलिए भी अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि कोर्ट में हम लोग अक्सर मिला करते थे, इसलिए मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं। आपने जी को दी थी, उनके बीच में आपने कोई सवाल नहीं किया था। जब उनकी बात पूरी हो जाती थी सवाल करते थे, हमारी भी बात पूरी हो जाने दी। नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि जितेंद्र यादव जी जब बोल रहे थे तब भी मैंने कोई सवाल नहीं किया। आप अनंत अमित जी का क्यों कर रहे थे सवाल? तो मैंने अपनी सहयोगी से भी पूछा उसकी बात पूरे होने से पहले। मैं अपनी बात करूं या मैं सबकी बात करूं? नहीं, आपने अगर एक आदमी का उदाहरण लिया यश भारती जी, तो आपको दूसरे का भी तो उदाहरण लेना पड़ेगा ना। मैं इसलिए आशीष भाई उसकी को दिया क्योंकि आपको वही योग्य मान रहे हैं, तो योग्यता पे प्रश्न नहीं है। हम तो सवाल करने वाले लोग हैं। जहां गड़बड़ियां लगेंगी तो विपक्ष में है तो सवाल ही कर सकते हैं। सुधार तो सत्ता सरकार को करना है, तो सत्ता सरकार के सुधार ये बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि विपक्ष से आप, क्योंकि विपक्ष से उम्मीद मीडिया ज्यादा करता है, विपक्ष जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी के सवाल आप हमसे पूछते हैं। सरकार जो है गैर जिम्मेदार है तो आप नहीं पूछोगे। नेतागण है, उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर आत्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? थैंक यू, थैंक यू, कहना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बी सुदर्शन रेड्डी को आप सुन रहे थे, एनडीए के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। यश भारती जी अपनी बात को पूरी करिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी कही कि क्रॉस वोटिंग क्या होती है मैं नहीं जानता और लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करनी चाहिए, ये बात उन्होंने बहुत साफ कही और क्रॉस वोटिंग का उन्होंने बहिष्कार किया। ये बहुत ही मुझे लगता है कि सुखद बात और एक सकारात्मक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। हालांकि दूसरे सवाल पर उनकी नाराजगी भी दिखी। आशीष जी, ये बड़ा सवाल है कि जिस कारण से आज चुनाव हो रहा है, हमारे उपराष्ट्रपति जी के अस्वस्थ होने के कारण जो 7 बजे तक ठीक थे और कुछ चंद घंटों बाद उन्हें क्या हो गया, इतने अस्वस्थ हो गए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो उनके अगर स्वास्थ्य की हम चिंता कर रहे हैं और सरकार तो सवाल भी नहीं कर रही, बात भी नहीं कर रही उस बारे में। हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है आप देखने गए क्या? तो अगर हमसे पूछा जा रहा है हमारे देखने से उनका स्वास्थ्य ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और क्या मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं बहुत जल्दी और भी लोग अस्वस्थ ना हो जाएं। उत्तर प्रदेश के योगी जी भी अस्वस्थ ना हो जाएं। अगर ऐसे उपराष्ट्रपति जी अस्वस्थ हो रहे हैं तो सबके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, दीर्घायु हो सब लोग। दूसरा सवाल ये है कि जो बीजेपी चुनाव की बातें कर रही है, तमाम बातें कर रही है, हम देख रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैसे चुनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुने जा रहे हैं कि सामने कोई व्यक्ति ही ना हो और चुनाव हो जाए और ढोंग ढकोसले क्या किए जाए कि हमारे मंडल अध्यक्ष ने चुना है, हमारे जिला अध्यक्ष ने चुना है, हमारे संगठन ने चुना है। तो जो ये ढोंग ढकोसले करते हैं चुनाव के नाम पे, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में भी होता है क्या प्रमुख के लिए? अरे सुन लीजिए ना, आप जब वहां पूछ रहे हैं तो यहाँ भी सवाल दीजिएगा ना। मैं आपको नहीं टोक रहा हूं, लेकिन आप ये बताइए ना कि समाजवादी पार्टी का मुखिया कोई कैसे बनता है, उसके लिए क्या चुनाव की प्रक्रिया है? बिल्कुल टोक रहे हो आप। अरे तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आपको व्याख्यान करने दूंगा। आपने अगर वहां पर कार्यशैली पर सवाल उठाया तो मैं आपके लिए भी पूछूंगा। जिस बात के लिए रोक सकते थे आप उस बात के लिए मुझे रोक रहे हो, मेरी बात पूरी ना आने पे रोक रहे हो। अरे आप ये भी बता दीजिए ना, आप इसके साथ बता दीजिए। आपका बार बार एक तो फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क का इश्यू है।
मैं ये जानना चाह रहा हूं आशीष भाई, हम्म। ये ढोंग ढकोसले संगठन के जो करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की बात करते हैं, उनके पास दो लोग नहीं होते कि आमने सामने चुनाव को चुनाव की तरीके से करें। ये हर बार जो निर्विरोध का खेल होता है, ठीक है, खेल ये क्यों मैं होता आता हूं आपके पास। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। संसद भवन की ये तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो मताधिकार प्रयोग करने जा रहे थे, और ये जब संसद परिसर पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। और मताधिकार करने के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, और ये देखिए वो सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए, अपनी आईडी को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करते हुए। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें संसद परिसर से है, और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हुए। उसके बाद ये सीधी तस्वीरें, और शाम 6 बजे ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये शाम 6 बजे खुलेगा, और उसके बाद ये तय होगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति जो है वो कौन होगा। संसद भवन की, संसद परिसर की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया था। वापस अपने डिबेट पर चलूंगा, ये तस्वीरें भी देखते रहेंगे। यश भारती जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद रंजन जी के पास जाऊंगा। तो ये जो चुनाव के नाम को बदनाम करना, मौखाल उड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है। ये यहाँ भी यही हो रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का ये चुनाव थोपा गया है देश के ऊपर, जैसे तमाम उपचुनाव देश के अंदर थोपे गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो वन नेशन वन इलेक्शन की केवल नौटंकी करती है, ये भी एक नौटंकी का पार्ट है, जो देश पे आर्थिक बोझ के साथ साथ एक सामाजिक तनाव भी कहीं ना कहीं थोपते कि हमारा उपराष्ट्रपति ऐसे बीमार हो कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और उनके स्वास्थ्य के क्या हाल है, फिल इन द ब्लैंक, बातें गायब। ठीक है, रंजन जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद कुछ ग्राफिक्स के जरिए वोटों का अंतर दिखाऊंगा पिछले 5 उपराष्ट्रपति चुनाव का। उसके बाद अनंत अमित जी मैं आपके पास आऊंगा, फिर जितेंद्र भाई आपके पास। रंजन जी एक टिप्पणी आपसे। गुड मॉर्निंग आशीष भाई, सारे पैनलिस्ट भाइयों को गुड मॉर्निंग। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव तो औपचारिकता है ही। 6 बजे आप देखेंगे कि हमारे कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लेने के लिए तैयार हो जाएंगे आने वाले समय में। कैंडिडेट कौन है रंजन जी? ये कैंडिडेट कौन है आशीष भाई? एनडीए का कैंडिडेट। अरे कौन है, नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन जी। कहां से आते हैं? तमिलनाडु। मुलाकात है कि नहीं आपकी? मैं इसीलिए सीपी राधाकृष्णन पर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तमिलनाडु से आते हैं, और तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिहार के बारे में क्या कुछ कहा था, बिहारियों के बारे में, तो मैं आपको बस वही याद दिला रहा था, इसीलिए बस मैंने आपसे पूछा, मेरा मकसद वही था। उसका असर तो बिहार में दिख जाएगा। हाँ, वो चुनाव प्रचार भी करने आ गए थे। ये प्रचार करना है, उसका जनता तो जवाब दे देगी। वो तो बिहारी के अस्मिता पे अब हमला किया गया था, तो बिहारी अस्मिता पे हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ देश में चुनने की बात है, यहाँ देश को सुदृढ़ बनाने की बात है, राष्ट्रवाद की बात है। तो यहाँ पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता। तमिलनाडु से उनका आना और वो देश के प्रति उनकी भूमिका और उनके जो समर्पण है, जो जिम्मेदारी है, जो बाल्य अवस्था से लेकर आज तक राष्ट्रवाद के विचारधारा को लेकर जिस तरीके से वो चले हैं, निश्चित रूप से उनके परिणाम स्वरूप उनको देश में सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। ये तो अलग चीज है। लेकिन मैं दूसरा चीज कह रहा था आशीष भाई कि ये लोग जो विरोध करते हैं, आपने देखा होगा द्रौपदी मुर्मू जी के केस में भी जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो उस समय भी जानते थे कि इनका जो कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा जी तत्कालीन, वो जीतने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने, तो ये बार बार इस तरह से कभी आदिवासी के खिलाफ, कभी दलित के खिलाफ, कभी तो महिला के खिलाफ, तो ये कैंडिडेट को खड़ा कर करके और देश का समय भी वक्त जाया करते हैं और अपना भी वक्त जाया करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं आशीष भाई कि जिस मानसिकता से ये चलते हैं, इनका एक ही नैरेटिव है, मोदी जी का कोई भी डिसीजन हो उसका विरोध कर देना है, बस विरोध कर देना है, चाहे वो सही चीज हो, अच्छी चीज हो, वो करना ही करना है विरोध। क्योंकि मुद्दा का विरोध तो इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए ये मोदी का विरोध करते हैं।
मोदी जी अगर कोई भी प्रपोजल लेकर अगर संसद भवन में आ जाए तो ये उपराष्ट्रपति की बात नहीं। आप देखिए मणिपुर पर ये जवाब दे रहे थे, वॉकआउट कर दिया। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, तमाम ऐसी जगह पर जहां पर आदरणीय मोदी जी अभिभाषण दे रहे हो, इन्होंने रंजन जी मणिपुर का जिक्र करिएगा तो फंस जाएंगे। सवाल ये उठेगा कि पीएम गए थे क्या वहां पर? आप जनता जानती अरे है ये बताइए ना कि पीएम वहां गए थे क्या? आदरणीय अमित शाह जी गए थे। अरे पीएम गए थे क्या? आदरणीय अमित शाह जी गए थे। जो लॉ एंड ऑर्डर मैं कह रहा हूं कि उस टॉपिक पे मत जाइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि अमित शाह जी तो गए थे ना, मैं टॉपिक पे क्यों न जाऊं। अब ऐसा है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है, जो प्रतिबद्धता है एनडीए सरकार की, उस पर तो बात करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, बात करिए। प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में जवाब दिया, इन्होंने वॉकआउट कर दिया। आशीष भाई आपके कैमरे गवाह है। आप जरा सोचिए कि उस समय वॉकआउट किया था कि नहीं किया था। मैं उस दिन डिबेट कर रहा था किसी राष्ट्रीय चैनल पे ही। मैं गवाह हूं, साक्षी हूं इस बात का। ठीक तो है। ये सिर्फ नौटंकी करते हैं और कुछ करना नहीं है। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में जनता इनको पूरी तरीके से विलुप्त कर देगी। आज जिस तरीके से मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, ये हर मुद्दे को मुद्दा से भटकाकर और जनता को गुमराह, तो जनता जानती है। अब देखिए ना, आज कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के साथी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता नहीं जा रहा हो। ये ग्राफ कहां तैयार हो रहा है रंजन जी? ये ग्राफ कहां आप लोग तैयार कर रहे हैं? कौन से सिस्टम पर बैठ के ये ग्राफ तैयार करते हैं आप लोग? जनता के बीच में। आप आइए ना, बिहार आइए, देखिए बिहार में आइए, देखिए बिहार की स्थिति परिस्थिति कैसा है। 20 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर एनडीए सरकार चल रही है तो बदला हुआ बिहार। आप आशीष भाई, आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। अरे सुनिए रंजन भाई, सुनिए, अब हम आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब यूपी में भोजपुरी फिल्म के लिए इंडस्ट्री लगवा सकते हैं, बिहार में नहीं लग सकता था क्या? नहीं हो सकता था क्या? उसके लिए अरे बिहार का आदमी सूरत जाके काम क्यों कर रहा है वहां पर कपड़ा के मिल में? मैं इसका जवाब देता हूं। जब बिहार हम लोगों को मिला था तो खाई में मिला था, बिहार गड्ढे में मिला था। आज यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। रोड इसलिए नहीं इनकी सरकार बनवाती थी क्योंकि रोड एक्सीडेंट में कहीं मौत ना हो जाए। बिजली इसलिए नहीं लाते थे क्योंकि बिजली के करंट से कहीं मर जाए। तो ऐसे तो निगेटिव तरीके अच्छा हुआ पुल का जिक्र नहीं किया कि आप लोगों ने पुल इसलिए बनाया कि पुल भरभरा कर गिर जाए। रंजन जी, इसका जिक्र आपने नहीं किया। अगर बिहार में 4000 पुल बने हैं, उसमें से टॉपिक से डिरेल हो गए, टॉपिक से डिरेल हो गए। रंजन भाई सुनिए ना, टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं। यश भाई मैं आपके पास आता हूं एक बार ग्राफिक्स के जरिए, चूंकि टॉपिक से डिरेल हो रहा है। जिस दिन बिहार की बात करेंगे उस दिन उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन 5 चुनाव में जो बड़ी जीत का अंतर है, एक बार दर्शकों को समझा दो, फिर मैं जितेंद्र यादव जी आपसे एक रिएक्शन लूंगा, यश भाई उसके पास आऊंगा। अब इस जीत हार के अंतर को आप समझिए। 2002 का यह चुनाव था। एनडीए के उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत थे और कांग्रेस के उम्मीदवार सुशील शिंदे थे। 149 वोटों से यहां पर जीत मिली। तो ये 5 चुनाव में जो जीत हार का अंतर है वो 2002 में यूपीए का चुनाव, 2002 का ये चुनाव, ये यूपीए में हामिद अंसारी और एनडीए में नजमा हेपतुल्ला थे। हालांकि ये जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था, ये बेहद दिलचस्प चुनाव था कि हामिद अंसारी साहब जीतेंगे या नहीं। यूपीए 2 का ये कार्यकाल था। 233 वोटों से हामिद अंसारी साहब ने ये जीत जो है वो हासिल की है। 2012 में दूसरी बार हामिद अंसारी साहब जो हैं वो उपराष्ट्रपति बने। 252 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। एनडीए से जसवंत सिंह थे और यूपीए 2 से हामिद अंसारी साहब थे और हामिद अंसारी साहब ने जीत हासिल की। उसके बाद 2014 में रिजीम चेंज हो जाती है, यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार आ जाती है। 2017 का यह चुनाव है। एनडीए से वेंकैया नायडू साहब खड़े होते हैं और विपक्ष से गोपाल कृष्ण गांधी साहब खड़े होते हैं। 272 वोटों से वेंकैया नायडू की जीत होती है, क्योंकि तब केंद्र में सरकार जो थी वो बदल चुकी थी। 2022 का चुनाव, जगदीप धनखड़ जी एनडीए के उम्मीदवार और विपक्ष से मार्गरेट अलवा जी थी। 346 जो वोट थे उससे जगदीप धनखड़ जी ने जीत हासिल की। अब सवाल यही है कि इस बार जो वोट की जीत हार का अंतर होगा वो कितना होगा, क्योंकि बहुमत से ज्यादा एनडीए के पास वोट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और यही आज तय होना है।
हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको पिछले 5 बार के जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे उनकी जानकारी साझा कर दी है। सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगा जितेंद्र यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद यश भारती जी मैं आपके पास आऊंगा। जी, आशीष सिन्हा साहब हमारे मित्र कह रहे हैं कि बस औपचारिकता बची है, तो मैं इनको संज्ञान में देना चाहता हूं कि विगत 3-4 महीनों में पूरे देश के अंदर परिस्थितियां निश्चित तौर पे बदली है। और जहां तक सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई नियम कायदा लागू नहीं होता है, प्रोटोकॉल लागू नहीं होता। सभी सांसद अपनी अंतरात्मा के आवाज पर वोटिंग करने के लिए स्वच्छंद होते हैं। ये सारे लोग जानते हैं। जो परिस्थितियां बनी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना डिक्टेटरशिप था, यह देश देख रहा था कि किस प्रकार सांसदों की आवाज भारतीय जनता पार्टी के अंदर दबाई जाती है। कोई आवाज खुल करके अपनी बात को रख नहीं सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बदली है, बिहार में आप देखेंगे एसआईआर के मुद्दे पर इनके गठबंधन के साथी ने खुलकर विरोध किया और इंडिया गठबंधन के समक्ष उन्होंने समर्थन किया। तो ऐसी कई परिस्थितियां इस चुनाव के अंदर बनने वाली है कि अरे चुनाव के अंदर आप परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आरजेडी की जमीन थी उस पर आपने अपना बीज बो दिया है। राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा की आरजेडी की जमीन पर, वहां पर कांग्रेस ने अपना बीज बो दिया। जो पार्टी 4-5वें पोजीशन पर थी अब वो दूसरे पोजीशन पर नजर आ रही है, तो उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई। नहीं, हम पहली बात तो आपकी आवाज मुझे कट के आ रही है। मैं सवाल मैं पूरा सुन नहीं पा रहा हूं जो आपने सवाल किया। नहीं, मैंने यही आपसे कहा कि आरजेडी की जमीन पर कांग्रेस ने अपना बीज बो दिया। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस ने अपनी बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी के तहत बिहार में इस समय काम किया और वोटर अधिकार यात्रा में केवल एक शख्स चमका, वो राहुल गांधी थे। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं जहां तक आपकी मैं प्रश्न समझने का प्रयास कर रहा हूं, आवाज चूंकि कट रहा है कि आप कह रहे हैं कि आरजेडी की जमीन पे कांग्रेस ने अच्छा करने का काम किया। हाँ, शायद ये बिल्कुल कह रहे हैं। तो तब ऐसा है आशीष साहब, हम इंडिया गठबंधन के एलआई हैं और जब हम एलआई हैं तो निश्चित तौर पे हमारी भागीदारी है उसके अंदर। और जब हम मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने देखा अभी जो यात्राएं निकली, क्या उन यात्राओं में सवेरे के टाइम में 7 बजे से जब जनता का जब जन सैलाब निकलता था, वो जन सैलाब जो हुआ करता था वो किसी के बुलावे पे नहीं होता था, वो रैली नहीं होती थी, वो स्वतः बिहार की जनता एनडीए के करप्शन से, एनडीए जो सुशासन बाबू अपने सो कॉल्ड सुशासन बाबू उनके करप्शन से तंग आकर के बिहार की जनता इंडिया गठबंधन की ओर आस लगा के बैठी है। इसलिए वो क्राउड जो निकला करता था, वो क्राउड कोई फैब्रिकेटेड क्राउड नहीं था। पूरी बिहार की जनता स्वतः अपने इच्छा से इस करप्शन वाली सरकार को, जो पूरे अभी आपने देखा 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, कोई बोलने को तैयार है? इंडिया गठबंधन के जो साथी हमारी बात कह रहे हैं, क्या एनडीए के साथी इस पर बोलने को तैयार हैं? 71,000 करोड़ के घोटाला। मैं वही कह रहा हूं जितेंद्र भाई, आपको आवाज मेरी कट के मिल रही होगी, लेकिन जो बाकी 3 पैनलिस्ट हैं उनको आवाज बहुत क्लियर गई होगी। मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो बधाई की पात्र है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस बधाई की पात्र है। निश्चित तौर पे कांग्रेस बधाई की पात्र है। मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस बधाई की पात्र है। अनंत अमित जी, मैं आता हूं। अनंत अमित जी, अपने संगठन को इस स्तर से मजबूत धीरे धीरे किया है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी बधाई के पात्र हैं। और यही तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जितेंद्र भाई, अनंत अमित जी को सुन लीजिए। देखिए आशीष भाई, आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब जितेंद्र भैया ने नहीं दिया। आपने पूछा कि वोट किसको कितना मिलेगा। आप ये बताइए, 781 कुल वोटर हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में और हमारी संख्या 439 के आसपास है। 391 सीट चाहिए बहुमत के लिए। मैं आपको आशीष जी बता दे रहा हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा, और क्रॉस वोटिंग की जहां तक बात है, अंतरात्मा की आवाज की बात है, तो हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन साहब को 439 वोट से ज्यादा, जो हमारी क्षमता है उससे भी ज्यादा वोट मिलेगी। ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। ये कांग्रेस के मित्र को समझ लीजिए कि हम जिस तरीके से जीत कर आ रहे हैं,
हम सैकड़ा वोट से भी ज्यादा वोट से हम इस चुनाव को जीत कराएंगे। 6 बजे का परिणाम होगा। बिहार की मतलब चर्चा अभी तक अनंत अमित जी जो 79 वोट आपके फेवर में दिख रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे और अंतरात्मा की आवाज से बढ़ेगी। और अंतरात्मा तो हर किसी के लिए है। बिल्कुल, अंतरात्मा की आवाज होगी। अपोजिट पक्ष विपक्ष देखती नहीं है। और 6 बजे के परिणाम में अंतरात्मा की आवाज आपको देखने को मिलेगा। पूरे देश की 140 करोड़ जनता के सामने परिणाम होगा। इस परिणाम के विषय में कांग्रेस और सपा के मित्र नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा इनको भटकाना है, गोल पोस्ट को चेंज करना है। इंडी गठबंधन की प्रकृति रही है और पिछले कुछ दिनों से बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में अब देखिए वोट चोरी की बात करते करते कल तेजस्वी जी ने 12 सवाल पूछ लिए, क्योंकि इनको पता है कि वोट चोरी के मामले में बिहार की 13 करोड़ जनता ने इंडी गठबंधन को जो जवाब दिया है, कहा कि वोट के डकैत वोट चोरी की बात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। उस मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज उपराष्ट्रपति मुद्दा है चुनाव। इस वजह से हम बार बार कह कि हम मैं आता हूं जितेंद्र भाई, एक बार यश भारती जी को सुन लेना, उसके बाद रंजन जी के बाद मैं आपके पास आता हूं। यश भारती जी, देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोल रहे थे, अब उस बारे में बहुत ज्यादा बोलने की बातें नहीं है, क्योंकि उनका तो काम ही बोलना है। डिलीवर करने की बात तो हो नहीं रही। मैंने जो सवाल किए तो उस पर डिलीवर कर देते। ईवीएम क्यों इस्तेमाल हो रही है, उस पर क्यों नहीं पक्ष में खड़ी हुई? जो ईवीएम के पक्ष में रहती थी उसके पक्ष में क्यों नहीं खड़ी हुई है? तो ये उपराष्ट्रपति जी की चिंता क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, बीजेपी पार्टी क्यों नहीं चिंता कर रही है? जिस तरीके से इनको इंडिया पढ़ना नहीं आता है, ये दिखता है किस तरीके से ये काम करते हैं। दूसरा सवाल पे आ जाऊंगा। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे एलजेपी आर के प्रवक्ता कह रहे थे, जो एलजेपी होती थी उसके आगे आर क्यों लगा, ये उनको खुद सोचना चाहिए। जो पार्टी के अंदर झगड़ा लगा दे, जो चाचा भतीजे में झगड़ा लगा दे, वो भारतीय जनता पार्टी है। जो देश के अंदर झगड़ा लगा दे, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये चिंतन मनन उनको खुद करना चाहिए अपने अंदर। जब आपने उनसे सवाल किया मणिपुर को लेकर के, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन चर्चा हो गई तो छोटी सी एक लाइन जोड़ूंगा। पहलगाम में हमला हुआ, दिल्ली के अंदर संसद के अंदर सब सांसद इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे, कुछ जवाब देंगे। वहां तो जवाब देना था मोदी जी को, लेकिन वो बिहार चले गए, रैली को संबोधित करने लगे, वहां 56 बताने लगे, और आज तक पता नहीं चला वो आतंकवादी कहां से आए और कहां चले गए। ठीक है, अब ये उनका काम करने का तरीका है, उसमें हम लोग तो केवल बोल ही सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति जी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं तो हम बोल ही सकते हैं। अब तमाम सवाल है, उपराष्ट्रपति चाहे हमारे पक्ष के बने चाहे उनके पक्ष के बने, देश कैसे चलेगा? क्या इसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से एक बड़े उपराष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है और कहीं किसी को कुछ नहीं पता, कोई चिंता नहीं? क्या बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों का यही हाल रहेगा? लाल कृष्ण आडवाणी जी लंबे समय तक सैया में लेटा दिया उनको, भीष्म पितामह की तरह। जल चढ़ाने के लिए मोदी जी बीच में चले जाते थे। तो ये जो हाल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई, नींव रखी, तो सब जनता देख रही। ठीक है अनंत अमित जी एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं रंजन जी के पास जाऊंगा। जैसे अखिल भारतीय वीडियो पिटाई के वीडियो आ रहे हैं और फोटो आ रहे हैं और पिटाई हो रही है, वो सब जनता देख रही है। ठीक है अनंत अमित जी जवाब दे दीजिए, फिर रंजन जी आपके पास आऊंगा। देखिए आशीष जी, जिस तरीके से यश भाई ज्ञान दे रहे हैं ना, ये चुनाव की बात तो कर नहीं रहे, ये देश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 76 जिले हैं, 76 जिलों में एक माफिया, एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया का जो इनका कॉन्सेप्ट था ना, उस कॉन्सेप्ट को 8 वर्षों में हमने खत्म कर दिया है। तो इनकी बलबलाहट है। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे से भटक के आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं ना, पहलगांव की बात, वो कहां चले गए देश की जनता जानती है। वो धरती के अंदर चले गए जो लोग शामिल थे, और भी जो लोग ऐसे करते रहेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का किसी भी कोना में हो, वो संविधान के तहत जमीन के अंदर ही घुसेंगे वो लोग, उसकी चिंता मत करिए। आज हम जिन मुद्दों पे बात करने के लिए आए उन मुद्दों पे बात करिए। बात उपराष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा है, उस मुद्दे पे बात करिए। और हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता रह गई है। चुनाव के परिणाम 6 बजे आपको मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से आप मुद्दे को भटका रहे हैं। बार बार गोल पोस्ट बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, इसी वजह से कह रही ना कि आप मुद्दों से भटक के बार बार बात करते हैं। आप कभी हमारे मित्र रंजन भाई के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अरे भैया रामविलास पासवान जी देश के ही नहीं दुनिया के नेता थे, उनको दुनिया में लोग जानते थे, और उन व्यक्ति के पार्टी के ऊपर इस तरह का आपकी मानसिकता बताती है कि किस तरीके से आप हरिजन विरोधी पार्टी है आपकी। आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो काम करते हैं वो आज मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो आज मुद्दे पे बात करिए, हम इन चीजों पे बाद में आपसे बात कर लेंगे। ठीक है रंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए,
यश भाई जो बोल रहे थे, इनके यहाँ भी एक चाचा हैं, वो दौर को देखा है कि चाचा ने इनके घर को कैसे तोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ भी चाचा ही थे जो घर को तोड़ा। हम किसी राजनीतिक दल उसके लिए जिम्मेदार अब वहां नहीं भी है। भतीजा ही था और यहाँ भी भतीजा ही है। यहाँ भी भतीजा ही है, वही हाँ, मैं वहां कहना भी चाह भतीजा रहा था। था। लेकिन कम से कम आशीष भाई, हम लोग मुगल सल्तनत, मुगल काल के उस दौर को नहीं हम लोग करते हैं कि बाप के एक्टिव रहते बेटा जिस तरीके से बाप को नजरबंद करके और पार्टी पे कब्जा कर लिया, तो ये सब क्रिया चरित्र हम लोगों के यहाँ नहीं है। दूसरा चीज, खैर ये सब बातों पर हमें चर्चा ज्यादा नहीं करना है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा पे अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि जितने भी आपने सुने होंगे या वीडियो क्लिप्स हमारे पास है, कहेंगे तो आपको व्यक्तिगत रूप से भी भेज दूंगा, आप जनता को दिखा सकते हैं। मोटरसाइकिल की छीना झपटी, मोटरसाइकिल का जिस तरीके से उत्पाद करना, ये जो है स्टेट को चेंज करने के लिए ये स्टंटमैन को उतार दिया इन्होंने वोटर अधिकारी। निश्चित रूप से आपने राहुल गांधी जी को बधाई दिया, मैं मानता हूं कि हाँ वो बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि उन्होंने आरजेडी के जमीन पर तो जरूर अपना फसल उगा लिए, क्योंकि आज जिस तरीके से 35 साल से पिछलग्गू बने हुए थे, वो आरजेडी के उसका जमीन पर अपनी जमीन के वजूद को ढूंढते थे, राजनीतिक जमीन को, तो वो तो खत्म हो गया। ये तो ठीक है, वो तो उनके लिए बधाई का पात्र है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ये जनता है, सब जानती है, इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ है। बार बार जब जनता जाती है वोट डालने, तो उनको याद होता है कि हम किसको चुन रहे हैं। आज जो थोड़ी सी उनकी उपलब्धि होती नहीं कि उनके गुंडे आतंक फैला देते हैं। आपने देखा होगा बिहार बंदी के दौरान में, जब उनका CSIR के मुद्दा पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, उससे एक दिन पहले ये बिहार बंद रंजन कर भाई, देते हम हैं। टॉपिक से पूरी डिटेल हो जाएंगे, हम लोग बिहार पे ही चर्चा करने लगेंगे। नहीं, बिल्कुल, हम आते हैं लौट कर। उपराष्ट्रपति की बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति, सच पूछिए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव डिबेट का विषय अब रहा ही नहीं। डिबेट तो तब होता है जब लड़ाई बराबरी का होगा। बराबरी का तो लड़ाई है नहीं, यहाँ तो एक तरफा बात है। जिस तरीके का अब अंतर अगर 5, 10, 20 वोट का हो तो समझ आता है, जहां 100 वोट का अंतर हो, कोई दल को अगर 100 वोट। लेकिन आपको नहीं लगता रंजन जी कि इसमें विपक्ष की एकजुटता देखने को मिलेगी? कि क्या विपक्ष वाकई जो कहता है कि हम एकजुट हैं, वो एकजुट है या नहीं है? इन वोटों के परिणाम से, इस मतदान के परिणाम से वो चीज निकलकर सामने आ जाएगी। पूरे देश में 11 साल से विपक्ष तभी एकजुट होते हैं जब मोदी जी का मुद्दा होता है, जब संसद का मुद्दा होता है, जब राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है, तो ये एकजुट हो जाते हैं। लेकिन जब उस राष्ट्रवाद और ये जो मुद्दा से हटकर जब देश को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, अपना सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात आती है, या सत्ता स्थापित करने की बात आती है, तब इन लोग का अपना अपना राग हो जाता है। अब फिर आप कहेंगे बिहार की बात, इन्हीं के पप्पू यादव जी, इन्हीं के सांसद है ना। पप्पू यादव जी के साथ पप्पू यादव जी तो निर्दलीय सांसद है रंजन भाई, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अरे सुनिए पप्पू, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है। अब वो चाहते थे कि वहां पर महागठबंधन लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दे दे, पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया, तो पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हो गए पूर्णिया से और जीत गए। निर्दलीय सांसद है, भले अपनी पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय करा लिया, लेकिन सांसद वो निर्दलीय है। ठीक है, लेकिन आज वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो संसद में बैठते हैं या नहीं बैठते, मेरा सवाल है। दूसरा चीज, खैर पप्पू यादव प्रासंगिक अभी नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये जिस तरीके के मानसिकता को, मैं आरजेडी की बात करता हूं क्योंकि ये सांप्रदायिकता और जातीयता के समीकरण को लेकर चलते हैं, MOI समीकरण बनाते हैं। मैं कह रहा हूं एक ऐसा दल जो मुस्लिम वोट बैंक को इस्तेमाल करके खुद को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा रखता हो, एक ऐसा दल जो मुख्यमंत्री चेहरा के लिए हम लोग सत्ता को ठुकरा देते हैं, तो हमारे चरित्र और इनके चरित्र में बहुत जमीन आसमान का ठीक है। जितेंद्र यादव जी, फाइनल रिएक्शन का समय आ गया, अब समय की कमी है, सबसे एक रिएक्शन लेना है। जितेंद्र यादव जी। आशीष जी, हमारे मित्र निरंजन जी की जो बिहार में स्थिति है ना, वो 3 में है ना 13 में है। बातें लंबे दे रहे हैं, ना वो 3 में है ना वो 13 में है। कभी वो आंखें दिखा रहे हैं, कभी वो नजरें झुका रहे हैं। तो इनकी बातों को हम, मेरा इंडिया गठबंधन के लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते नहीं है।
क्योंकि ये पूर्व घोषित मौसम वैज्ञानिक है। इनको जहां दिखेगा मौसम का मिजाज वो वहां पर ये निकल लेंगे। रही बात हमारे भाजपा के साथी ने कहा, कि मैं उनको संज्ञान में दे देना चाहता हूं, लमसम 20-25 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि परिस्थितियां और हालात ऐसे बदले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सांसद जो घुटन महसूस कर रहे थे, उन्हें एक इंडिपेंडेंसी नजर आया है और अपनी अभिव्यक्ति को वो खुलकर अंतरात्मा की बात मान करके अंतरात्मा की आवाज पर कम से कम 100 सांसद ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में खुले 100 सांसद वोटिंग करेंगे। 100 लमसम 100 सांसद ऐसे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं लमसम 100 सांसद ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने जितना घुटन महसूस किया, उनके अभिव्यक्ति को इतना भारतीय जनता पार्टी के अंदर दबाया गया है। क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं, बिहार के सांसद, बिहार के 50% से अधिक सांसद जो है वो इंडिया गठबंधन के हमारे जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोटिंग करेंगे। ये आप लिख लीजिए। और शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक यह निष्कर्ष निकलेगा कि इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, वो इस देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पे यश भारती जी, को आगे आएंगे। 1 मिनट यश भारती जी, उसके बाद आनंदन जी आपके पास आऊंगा। आशीष भाई, देश को इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि जिस ईवीएम पे इतनी बहस छिड़ी हुई है, ईवीएम के समर्थन में चुनाव आयोग और देश की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, इस पर स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए जो ईवीएम के समर्थन में है। हम तो बैलेट पेपर में है तो स्वागत करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। देश में हर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। जवाब लीजिए इनसे, ये जवाब एक ठीक है। आनंदमित जी, और ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम कौन लेकर आया था ये पूरा देश जानता है। और जहां तक बैलेट की बात है, उपराष्ट्रपति का चुनाव यस भाई आज तक बैलेट से ही हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें चुनावी प्रक्रिया जो होती है ना, प्रथम वरीयता और सेकंड वरीयता का होता है। इस वजह से ये ईवीएम से चुनाव नहीं होते, बैलेट के आधार पे होते हैं, आज तक होते हैं, आज भी हो रहे हैं। और दूसरी बात, आशीष जी, कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे 40 कांग्रेस के मित्र को थोड़ी तैयारी करके आनी चाहिए थी। बीआरएस के 4 सांसद, बीजेडी के 7 सांसद और अकाली के 1 सांसद और 2 आपने जो नाम बताया, अभी तक 13 सांसदों ने वोट नहीं डालने के लिए कहा है। लोकतंत्र में सभी को वोट डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये कहती है कि सबको आके अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, आज जिस तरीके से बिहार की बातें कर रहे हैं, बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, ये आशीष जी, आज मैं इस मुद्दे पे नहीं आना चाहता था, लेकिन चूंकि कांग्रेस के मित्र कह रहे तो मैं बार बार इनके प्रश्नों का जवाब एक लाइन में सिर्फ दे देना चाहता हूं कि बिहार में जस्टिस सुदर्शन जी जस्टिस थे, रिटायर्ड जस्टिस हैं, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सभी इस तरह के लोगों का सम्मान करते आई है और करते रहेगी। लेकिन बिहार में जब यही सुदर्शन जी जाते हैं और वोट किससे मांगते हैं, जो वोट का अधिकार भी जिनके पास नहीं है, 900 करोड़ का चारा चोर, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो कि स्वास्थ्य के आधार पर बेल पर है, उसके पास जाते हैं, उससे तस्वीर खिंचवाते हैं और उनसे अंतरात्मा की आवाज की बात अपने सांसदों से करने की बात करती है। तो यह भी देश की जनता जान गई है कि आपका चाल और चरित्र क्या है। एक करप्ट व्यक्ति से, जो कि जिसको उसी न्यायालय ने 900 करोड़ में चारा चोर में उसको सजा हफ्ता है, और उस आदमी से आप वोट मांग रहे हैं, जो कि वोट का भी जिसके पास अधिकार नहीं है। तो यह भी देश की जनता जानती है। तो कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को ऐसे लोगों के विषय में भी विचार करने की जरूरत है। ठीक है। रंजन जी, फाइनल कमेंट। देखिए अब इस तरीके का जिस ये मानसिकता को लेकर चल रहे हैं, इनका जो स्थिति और परिस्थिति, अभी इन्होंने ये बोला, एक चीज बोला है हमारे कांग्रेस के साथी ने, कि बार बार जिस तरीके से हमें ह्यूमिलेट, हमें न 3 में है न 13 में, इन्होंने बोला है। आज इनसे पूछे कि 35 साल से ये कहां बिहार में स्टैंड करते थे। 11 साल से देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने अपने आप को स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार रहने का, भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने भागीदारी के लिए दम भरते थे, इनको जनता ने कहा न 3 में रखा है न 13 में रखा है। इनको तब भी सोचना चाहिए कि देश की जनता जब इनके तरफ देख रही थी तो ये मनमोहन सिंह को बैठाकर और पूरे सत्ता को अपने तरीके से संविधान को गिरवी बना के देश को चलाया था, तब भी इनको देखा था। 1975 में आपातकाल को भी देश ने इनको देखा था। ये खुद न 3 में है न 13 में। हमें तो गर्व है इस बात का कि हमारे पास जो वोट है, महिला और युवा की जो ताकत है,
और आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ पूरा बिहार देख रहा है। आने वाले समय में बिहार फर्स्ट भी होगा, बिहारी फर्स्ट भी होगा। ठीक है, जितेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट, फिर मैं समर अप करूं। आशीष जी, रंजन जी ने हमें कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का प्रयास किया, तो मैं पुनः इनको ज्ञात दिला देता हूं, मैं नंबर ऑफ सीट से कांग्रेस पार्टी कमजोर जरूर ही है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज से आज भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें। हम नहीं, वो इस गलतफहमी में नहीं है, और वो इस गलतफहमी में भी नहीं है कि बिहार में भी आप नंबर 2 हो जाएंगे। आप संकुचित और सीमित दायरे में हैं, आपकी दायरा सीमित है, और हम पेन इंडिया एक बहुत बड़ी पार्टी है। इसलिए आप हमारी चिंता ना करें, आप देखें बिहार में आपको कितनी सीटें मिल रही है, आप इस पर चिंतन मंथन करें और तय करें कि हमें इंडिया, आप निश्चित तौर पर यह तय कर लें कि हम इंडी गठबंधन में रहें या इंडिया गठबंधन में रहें या इंडिया गठबंधन में रहें, आप इस पर आप तय कर लीजिए। ठीक है रंजन जी, जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड है, समर्प करो, 30 सेकंड। नहीं, इनके सरकार को उखाड़ा किसने, पहले ये पूछे। जिन्होंने इनके सरकार को उखाड़ा उन्हीं के गोद में बैठ के राजनीति ये कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, 70 में से 19 सीट जीतते हैं ये, 70 में से 19 सीट देते हैं। और आपको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी क्या भागीदारी थी और क्या हमने कुछ किया। अच्छा ठीक है, बिहार पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, समय की कमी है, चर्चा किसी और दिन करेंगे। अनंत अमित जी आपका, जितेंद्र जी आपका, रंजन जी आपका और यश भारती जी आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नंबर गेम है उसमें एनडीए बहुत ज्यादा आगे है। नंबर गेम में एनडीए 79 वोटों से आगे चल रही है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो एनडीए के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अंतरात्मा की बात एनडी गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी ने कही है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि अंतरात्मा की आवाज सुन के कितने सांसद उनके पक्ष में जाते हैं।